बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। In our today's communication disorders, we will learn childhood onset fluency disorder stuttering, हकलाना। काइंडली वीडियो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर स्टटरिंग हकलाना में क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखना कि डिस्टर्बेंस आ रही है नॉर्मल फ्लुएंट बोलने में, और टाइम पैटर्न यानी किसी भी खास मौका में जो जब भी वो किसी से एड्रेस करें या स्पीच कर रहा हो तो उसके अंदर स्टटरिंग आ जाना, और साउंड और सैलेबल की रेपिटेशन होना, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को साउंड लेंथ के साथ सही तरह से प्रोनाउंस ना कर पाना, ब्रोकन वर्ड्स अदा करना, साइलेंट ब्लॉकिंग यानी किसी सिचुएशन में जब वो बात कर रहा है तो अपनी जो भी वर्ड्स जब वो बोल रहा होगा तो उसके अंदर फिल्ड करने के लिए अपने पाजेस को लाइक जैसे वर्ड्स की रेपिटेशन करे। फिज़िकल टेंशन बहुत ज़्यादा कुछ वर्ड्स के ऊपर दे। मोनोसिलेबिकल जो होल वर्ड रेपिटेशन होती है, कुछ वर्ड्स को किसी एक ख़ास वर्ड को सिंगल मोनो सैलेबल अदा करे। और ऑनसेट ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज से ही डायग्नोज होना शुरू हो जाते हैं, और इनका जो डिसफ्लुएंसी यानी रेपिटेशन होती है ये किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रोक, ट्रोमा या ट्यूमर वगैरह का हो जाने की वजह से भी स्टटरिंग हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल जैसे चाइल्ड फ्लुएंसी इश्यूज़ में वर्ड की रेपिटेशन, जैसे एक आई वांट में डब्ल्यू को बहुत ज़्यादा रिपीट करना शुरू हो जाए, इसी तरह डी को बहुत ज़्यादा रिपीट करे। वन सैलेबल वर्ड रिपीटेशन, गो अवे, जैसे जी एक सैलेबल है तो उसको वो रिपीट कर रहा है। किसी एक नाम के अंदर, किसी एक वर्ड के अंदर किसी एक खास अल्फ़ाबेट को प्रोलॉन्ग साउंड में ले आए। ब्लॉक और स्टॉप कर ले कि एक लाइन जो वो अदा कर रहा है उसमें आई वांट फिर एक गैप दे एंड देन इसके बाद अपनी जो डिज़ायर है वो बताए। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स को जो है वो ड्रॉप कर दे। फॉर एग्जांपल किसी खास सिचुएशन में किसी खास वर्ड का नाम लेते हुए आई शैल अटेंड द क्लासेस, तो उसमें सी को ड्रॉप करके क्लासेस की तरफ आ जाए। सादा अल्फाज में ये कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक फ्लो ऑफ थॉट या स्पीच का सडनली इंटरप्ट हो जाना चाइल्ड फ्लुएंसी इशू कहलाता है। इसमें थॉट डेप्रिविएशन यानी थॉट्स के अंदर हार्डशिप्स आ जाती है, रुकावट आ जाती है, और थॉट ऑब्स्ट्रक्शन यानी अपने ख्यालात का सही तरह से इजहार ना कर पाना चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर स्टटरिंग का के तौर पर ही जाना जाता है। अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर में चाइल्डहुड फ्लुएंसी में सबसे पहले ये कि अगर फ्लुएंसी में डिस्टर्बेंस आ रही है तो एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट हो सकती हैं कि उसमें इंटरफेयर आना, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। लेकिन इस बात से इसका कतई ताल्लुक नहीं है कि बच्चे की जहानत के ऊपर असरअंदाज वो चीज़ें होंगी। अमूमन ऐसे बच्चों को मैंने खुद भी ऐसे कुछ केसेस देखे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान भी हो जाते हैं, अपनी फ्लुएंसी को ठीक भी कर लेते हैं, और उनके अंदर जो एकेडमिक इश्यूज़ होते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं, और वो अपनी क्लास के टॉपर्स भी हैं। बहुत सोशल कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और ये डिस्टर्बेंस जो सिचुएशन जिस भी सिचुएशन में आए, हो सकता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हों, और इसमें स्पेशल किस्म का सोशल प्रेशर वो महसूस करते होंगे जब वो किसी से एक ख़ास सोशल सिचुएशन में कम्युनिकेट करते होंगे। हो सकता है कि किसी स्कूल की रिपोर्ट के दौरान या किसी जॉब के इंटरव्यू के दौरान वो अपने अंदर कुछ इस तरह की जो डिसफ्लुएंसी वो महसूस करें। इस तरह ये डिसफ्लुएंसी गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अचानक से महसूस होता है जैसे कभी थी ही नहीं। और रीडिंग में, सिंगिंग में, टॉकिंग में, या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ बात करते हुए या अपने पेट से बात करते हुए। स्पीकर जो है वो मोस्टली ऐसी सिचुएशन से जिसके ऊपर उसको प्रेशर महसूस हो, जैसे टेलीफोनिक टॉक या पब्लिक स्पीकिंग में अवॉइड करता है। ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे किड्स को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो सिंगिंग या किरात के ज़रिए जो है वो अपना फ्लुएंसी को मेंटेन कर सकें। इसके बाद मोटर मूवमेंट्स के साथ इनका होता है इशू कि मोटर मूवमेंट्स आ सकती है। फॉर एग्जांपल आई ब्लिंक, फिस्ट क्लेंच और हेड जर्किंग वगैरह में एसोसिएटेड फीचर्स इसके आ सकते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स में। अब डेवलपमेंट एंड कॉज, 6 साल के बच्चे में तकरीबन किसी पॉपुलेशन के 6 साल के बच्चे में 80% तक चांसेस हो सकते हैं कि वो 6 साल की उम्र तक इसको डायग्नोज दे दे। 90% जो है वो पॉपुलेशन वो अफेक्टेड हो सकती है। 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे 90% अफेक्टेड हो सकते हैं चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर से। इसके बाद ये
प्रॉब्लम सडन या किसी खास हादसे के बायस भी हो सकती है। चांसेस ऑफ रिकवरी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, 65 to 85% पॉपुलेशन रिकवर कर जाती है। अगर किसी को इसका इशू हो तो वो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। एडोलसेंट स्टेज पे जाके भी एक किड जो है उसका रिकवर कर लेता है। इन केस अगर स्ट्रेस और एंजाइटी कंडीशन में स्टटरिंग है तो पहले स्ट्रेस और एंजाइटी का इलाज किया जाएगा, इसके बाद स्टटरिंग के इश्यूज़ ऑटोमेटिकली इसमें रिजॉल्व हो जाएंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये चीज़ देखी गई है कि सेंसरी डेफिसिट, इसमें किसी भी तरह की हियरिंग इम्पेयरमेंट या स्पीच मोटर प्रॉब्लम्स का हो जाना इस डिसऑर्डर को डायग्नोज दे सकता है। नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसी में अगर कोई चाइल्ड ग्रोज एज में जा रहा है तो उसके अंदर फ्रेज रेपिटेशन का, इनकम्प्लीट फ्रेजेस, इंटरजेक्शन वगैरह के इश्यूज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो भी नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसीज के इश्यूज़ आ सकते हैं। किसी खास मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जो कि इसके टेम्पोरल रिलेशनशिप्स के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसी तरह अडल्ट ऑनसेट डिसफ्लुएंसी, ये टर्म बराह रास्त तो आपको DSM 5 में नहीं नज़र आएगी, ताहम इसके बारे में एक ये कहा जा सकता है कि अगर चाइल्डहुड स्टेज से निकलकर अडल्ट स्टेज पे जाके इस तरह की डिसफ्लुएंसीज के इशू आएँ तब इसका डायग्नोज दिया जाएगा। टोरेटे डिसऑर्डर में नर्वस एक कंडीशन होती है, नर्वस प्रॉब्लम के इश्यूज़ आ सकते हैं सामने। इसमें सडनली ट्विच का जना, मूवमेंट या साउंड्स वगैरह की को रिपीट बहुत ज़्यादा करना, तो इसमें ये इशू आ सकता है। और इसके अलावा एक पर्सन जो है, इसकी एक सादी मिसाल ये है कि पर्सन बार बार जैसे आँख को ब्लिंक करे, इस तरह वर्ड्स की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा करे, तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन सब को अलग से देखा जाता है। इसके बाद उसका डायग्नोज दिया जाता है चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर में। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट अमेजिंग कंटेंट ऑन डेली बेसिस। थैंक यू वेरी मच।